पी के फेंक दी थी, संजय ने उसे उठाकर पहली बार सिगरेट का कश लगाया था। 11 साल की उम्र में उन्होंने शराब पीना शुरू कर दिया। स्कूल की पार्टीज, दोस्तों के बीच वो बियर और रम के ग्लास ऐसे पकड़ते जैसे कोई चॉकलेट का पैकेट हो। धीरे धीरे उनका शरीर नशे का आदी होता चला गया। फिर आए वो दौर जब संजय दत्त की जिंदगी में चरस, गांजा, LSD, हेरोइन, कोकीन, MDMA जैसे खतरनाक ड्रग्स ने एंट्री ली। वो अपने ड्रग्स पेडलर से हर वो ड्रग्स खरीदते जो मार्केट में नया आया था। धीरे धीरे संजय को नशे की लत इतनी बढ़ गई कि वो हमेशा नशे में रहने लगे। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि मैं रोज सुबह उठकर सोचता था कि आज कौन सा नशा करूं, और रात को सोचता था कि भगवान प्लीज मुझे सुला दे, मैं सुबह उठना नहीं चाहता। और जब उनके पिता सुनील दत्त अपने बेटे के हाल को देखकर रिहैब सेंटर ले गए तो संजय ने पेपर में लिखे सभी ड्रग्स के पास टिक कर दिए। तभी डॉक्टर ने उनसे हैरान होकर कहा था, तुम अब तक जिंदा कैसे हो। जिसके बाद संजय दत्त को अमेरिका के एक हाई सिक्योरिटी ड्रग्स रिहैब सेंटर में भर्ती कराया गया, जहां 2 सालों तक तड़प कर गुजारने के बाद संजय ने जैसे तैसे ड्रग्स की लत छोड़ी। कहा जाता है कि जब संजय की मां नरगिस दत्त की मौत हुई थी तब भी संजय रिहैब सेंटर में ही थे। ड्रग्स के साथ संजय दत्त की एक और बुरी आदत थी, अनगिनत प्रेमिकाएं बनाने की आदत। संजय दत्त ने खुद कहा था कि मैंने करीब 308 लड़कियों को डेट किया है। शायद गिनती भी गलत हो क्योंकि कुछ नाम तो अब याद भी नहीं। स्कूल और कॉलेज में हर हफ्ते उनकी गर्लफ्रेंड्स बदलती थीं। उन्होंने कई लड़कियों का दिल तोड़ा, यहाँ तक कि एक बार तो वो अपने ही दोस्त की प्रेमिका के साथ सो गए थे, जो किस्सा संजू फिल्म में भी दिखाया गया है। लेकिन कॉलेज में उन्हें पहली बार सच्चा प्यार हुआ टीना मुनीब से, जो आज टीना अंबानी है। साल 1981 में संजय को अपने पिता सुनील दत्त की मदद से अपने करियर की पहली फिल्म रॉकी मिलती है, जिसमें वो अपने को स्टार टीना मुनीब को दिल दे बैठते हैं और दोनों काफी लंबे समय तक एक दूसरे को डेट करते हैं। लेकिन संजय दत्त की नशे की लत इस रिश्ते को भी बिगाड़ देती है और दोनों का ब्रेकअप हो जाता है। इस रिश्ते को लेकर टीना ने एक इंटरव्यू में कहा था, संजू लवेबल है लेकिन उसके साथ रहना आत्महत्या जैसा था। जिसके बाद फिल्म जमीन आसमान के सेट पर संजय और रेखा की नजदीकियां बढ़ी थी। उस वक्त रेखा अमिताभ बच्चन के साथ रिश्ते को लेकर पहले से ही विवादों में फंसी थी और संजय के साथ उनका नाम जोड़ना एक बड़ी सनसनी थी। हालांकि दोनों का रिश्ता लंबा नहीं चला। जिसके बाद संजय की पहली शादी ऋचा शर्मा से, दोनों को एक प्यारी बेटी भी हुई। लेकिन शादी के 4 साल बाद ऋचा को ब्रेन ट्यूमर हुआ और वो अपना इलाज करवाने अमेरिका चली गईं। शुरू में संजय भी अपनी बीबी का ध्यान रखने अक्सर अमेरिका जाया करते थे, लेकिन धीरे धीरे उनका अमेरिका आना जाना कम हो गया। जिसके कुछ समय बाद ये खबर आई कि जहां संजय दत्त की बीबी ऋचा शर्मा अमेरिका में जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रही हैं, वहीं यहां भारत में संजय दत्त ने माधुरी दीक्षित को डेट करना शुरू कर दिया था। इस बीच ऋचा अपना बचा हुआ जीवन बिताने भारत आती हैं, लेकिन संजय उन्हें बिल्कुल भाव नहीं देते। मगर फिर साल 1993 में संजय दत्त के साथ कुछ ऐसा होता है कि माधुरी भी उनसे दूरी बना लेती है और ये था 1993 का मुंबई बम ब्लास्ट। वो दर्दनाक हादसा जिसने संजय दत्त पर आतंकवादी होने का आरोप लगा दिया। लेकिन संजय दत्त का नाम इस आतंकवादी हमले से कैसे जुड़ा, उनकी गिरफ्तारी कैसे हुई और कैसे एक पत्रकार ने संजय दत्त के जीवन में भूचाल ला दिया, चलिए जानते हैं। कहानी की शुरुआत होती है 6 दिसंबर 1992 से, जब अयोध्या में बाबरी मस्जिद तोड़ दिया जाता है। जिसके बाद पूरे देश भर में भयंकर सांप्रदायिक दंगे होने लगते हैं और जल्द ही इसकी चिंगारी सपनों के शहर मुंबई तक पहुंचने वाली थी। 12 मार्च 1993 दोपहर 1:30 बजे मुंबई की फिजा अचानक गोलियों और धमाकों से थर्रा उठती है। 13 जगहों पर सीरियल ब्लास्ट होते हैं, जिनमें शिवसेना भवन, एयर इंडिया बिल्डिंग, होटल सी रॉक, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और कई भीड़ भाड़ वाली जगहें शामिल थी। इन बॉम्बिंग्स में 257 लोगों की जान चली जाती है और 1400 से अधिक लोग घायल हो जाते हैं। यह आजादी के बाद देश में हुआ सबसे बड़ा आतंकी हमला था, जिसने भारत के धड़कन कहे जाने वाले मुंबई की मानो नब्ज ही काट दी थी। लेकिन भारत में इतनी बड़ी मात्रा में RDX, ग्रेनेड और बंदूक लाया कौन? पुलिस इस खोजबीन में लग जाती है, जिसमें सबसे पहला नाम आता है बाबा मूसा का, जिसे गिरफ्तार करके जब पूछताछ की गई तो 3 नाम सामने आए, अबू सलीम, हनीफ कटवाला और समीर हिंगोरा। ये लोग सीधे तौर पर दाऊद इब्राहिम और टाइगर मेनन के नेटवर्क से जुड़े थे। टाइगर मेनन इस हमले का मास्टरमाइंड था, लेकिन बात यही नहीं रुकी। पुलिस को यह पता चला कि हनीफ और समीर सिर्फ माफिया के आदमी नहीं बल्कि संजय दत्त के बेहद करीबी थे। उन्होंने संजय की हिट फिल्म साजन को डिस्ट्रीब्यूट किया था और अक्सर उनके घर आते जाते रहते थे। पुलिस को आगे जांच में पता चला कि 16 जनवरी 1993 को अबू सलीम और अंजुम परवेज RDX और हथियारों की एक भारी खेप लेकर
कर मुंबई पहुंचे। इनमें 7 AK-56 राइफलें, 9 हैंड ग्रेनेड और सैकड़ों कारतूस शामिल थे। इनमें से एक AK-56, एक मैगजीन और कुछ कारतूस और एक पिस्तौल संजय दत्त के बांद्रा स्थित पॉली हिल के बंगले पर पहुंचाई गई। पुलिस के अनुसार ये डिलीवरी हनीफ कड़वाला ने खुद की थी। इधर बॉम्बे ब्लास्ट के तुरंत बाद संजय दत्त फिल्म शूटिंग के लिए मॉरिशस चले गए थे और पुलिस ने जब समीर हिंगोरा और हनीफ को पकड़कर पूछताछ की तब उन्होंने सीधे सीधे संजय का नाम ले लिया। लेकिन संजय दत्त सिर्फ एक एक्टर नहीं बल्कि कांग्रेस के MP सुनील दत्त के बेटे थे, इसलिए पुलिस ने इस हाई प्रोफाइल केस को दुनिया की नजरों से बचाए रखा और संजय दत्त के आने का इंतजार करने लगे। लेकिन ये खुलासा सबसे पहले हुआ एक पत्रकार की रिपोर्टिंग से। नाम था बलजीत बलजीत जो क्राइम बीट कवर करते थे। उन्हें सूत्रों से पता चला कि बॉलीवुड के एक बड़े अभिनेता ने अंडरवर्ल्ड से हथियार लिए हैं और उन्होंने संजय दत्त से फोन पर बात करते हुए कहा कि तुम खुद बंदूक लेकर पुलिस स्टेशन पहुंच जाओ वरना टाड़ा लग जाएगा। लेकिन संजय ने कहा मेरी पापा से बात हो गई है कि वेपन जमा करवा दो, डैडी तेरे सबको जानते हैं, वो मैनेज करके तेरे वो बचा सकते हैं तेरे को, टाड़ा लगे फिर बचाना मुश्किल हो जाएगा। इधर संजय दत्त से बात करके बलजीत समझ गए कि खबर तो पक्की है और अगली सुबह उन्होंने अखबार में एक लेख छाप दिया, संजय दत्त के पास AK-56 है और हर तरफ सनसनी फैल गई। 19 अप्रैल 1993 के दिन संजय दत्त मॉरिशस से वापस लौट रहे थे। जैसे ही एयरपोर्ट पर उनका विमान उतरा पुलिस पहले ही से तैयार खड़ी थी। जब उन्हें रोका गया तो संजय पहले घबराए नहीं, लेकिन जैसे ही पुलिस ने टाडा का जिक्र किया संजय के चेहरे के रंग उड़ गए। उन्हें पुलिस स्टेशन ले जाया गया और जैसे ही यहाँ पर एंट्री होती है उस अफसर की जो इस केस को लीड कर रहे थे, राकेश मारिया, एक सख्त लेकिन ईमानदार पुलिस ऑफिसर जो बाद में मुंबई पुलिस के कमिश्नर भी बने। कहा जाता है कि जब संजय दत्त पुलिस के सामने बैठे और मासूमियत दिखा रहे थे तो राकेश मारिया ने गुस्से में उसे एक जोरदार थप्पड़ मारा और कहा AK-56 कोई पटाखा नहीं संजय। यही वो पल था जब संजय का नकाब उतरने लगा। उन्होंने धीरे धीरे कबूल किया कि उन्होंने हथियार अपने घर पर रखे थे। संजय का कहना था कि मेरे पिता उस वक्त राजनीति में थे, मुझे अपने परिवार की सुरक्षा की चिंता थी। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर संजय को वाकई सिर्फ सुरक्षा चाहिए थी तो उन्होंने अवैध तरीके से अंडरवर्ल्ड से हथियार क्यों लिए? और सिर्फ हथियार ही नहीं, संजय दत्त पर आरोप था कि उन्होंने विस्फोटकों से भरी कार को छुपाने में मदद की और जिन हथियारों की सप्लाई मुंबई ब्लास्ट में की गई थी उनमें से कुछ उनके पास थे। दोस्तों, संजय दत्त की गिरफ्तारी के बाद देश भर में हड़कंप मच गया। मीडिया का ट्रायल शुरू हो गया। क्या संजय दत्त देशद्रोही हैं? क्या उसे बचाया जाए?